नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं नितेश बिंदु, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने आए हैं सोशल ऑडिटर्स के बारे में। सीरीज़ बनाएंगे, इसके लिए हम डे टू डे डिस्कशन करेंगे। सोशल ऑडिटर का एग्ज़ाम होता है, आईसीएआई ने प्रिस्क्राइब किया है। अब जो भी सोशल ऑडिट है उसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम को जो भी क्लियर करेगा वो सोशल ऑडिटर बन सकता है। उस सोशल ऑडिटर बनने के बाद ही वो सोशल ऑडिट करने के लिए एलिजिबल होगा। सोशल ऑडिट के बारे में अगर हम देखना चाहेंगे तो सोशल ऑडिटर का जो एग्ज़ाम लेता है वो NISM लेता है। इस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। NISM के बारे में बात करते हैं हम। NISM क्या है, इसकी जो एग्ज़ाम का है वो NISM सीरीज़ 23 है, सोशल ऑडिटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसका NISM के बारे में कहते हैं, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉमन मिनिमम नॉलेज बेंचमार्क फॉर द पर्सन टू बिकम सोशल ऑडिटर, द एग्जामिनेशन एम टू क्रिएट अ पूल ऑफ सोशल ऑडिटर हु वुड असेस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल इंटरवेंशन ऑफ वेरियस सोशल एंटरप्राइजेज हु रेज फंड थ्रू द सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ये कहती है हमें कि जो भी फंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रेस करेगी सोशल एंटरप्राइजेस, उसका जो ऑडिटर होगा वो सोशल ऑडिटर होगा। और सोशल ऑडिटर को मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए अपने ऑडिट करने के लिए। उसके लिए हमारे को एग्ज़ाम देना होगा, हमें नॉलेज लेनी होगी। ये इसके लिए ही NISM ने कुछ जो है प्रोसीजर बनाया है। अब हम एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वही डिस्कस कर लेते हैं। नो द बेसिक ऑफ सोशल ऑडिटिंग, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सोशल ऑडिटर्स, अंडरस्टैंड द जनरल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल ऑडिट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। फाइनली नो द सोशल इम्पैक्ट रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर्स एंड रेगुलेशंस। असेसमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, 85 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 85 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स ईच के। केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 3 केस आएंगे 5 मार्क्स के ईच। अगला है कि हमें कैसे क्या करना है, रजिस्टर कैसे करना है, एग्जामिनेशन कैसे देंगे। इसके लिए NISM.ac.in की यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे रखा है आपका। वहाँ पे जाके आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद इनके जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी डेट होती है, उस डेट पे आके आपको अपना प्रिस्क्राइब फीस दे रखी है वो पे करनी होगी। सेंटर अपना लोकेट करवाना होगा, जिस सेंटर को आप चाहते हो चूज़ करना होगा। उसके बाद आप सोशल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन देंगे और आप पास होते हैं मिनिमम क्राइटेरिया 60% का, तो आप सोशल ऑडिटर बन जाएंगे। चैप्टर जो कंटेंट दे रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है फर्स्ट चैप्टर सोशल सेक्टर का और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का। उसको अगर हम एक पॉइंट में देखें, सोशल सेक्टर इंडिया डिटेल में आते हैं, तो फिर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट दे रखे, सेक्शन 1 सेक्शन 2। उसमें एनेक्सर देकर लिस्ट ऑफ एरिया सब एरिया फॉर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन सोशल ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सेकेंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑन स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग का मैकेनिज्म क्या है, क्लियरिंग, सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा। चैप्टर थर्ड कहता है हमें सोशल स्टॉक एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन देता है हमें, एक्सचेंज जो डिसाइड बना है, फंडिंग सिक्योरिटीज़ की स्ट्रक्चर क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है उसके हमें पॉइंट दे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक होल्डर्स कौन कौन है, फंडिंग स्ट्रक्चर क्या है। चैप्टर 4 बताया रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लिस्टिंग कैसे होगी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। गाइडलाइंस दे रखी है इसमें हमें की लिस्टिंग की गाइडलाइंस दे रखी है। चैप्टर 5 में सोशल ऑडिटर है, सोशल ऑडिटर का है और इवोल्यूशन ऑफ सोशल ऑडिट, प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सोशल ऑडिट, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर सोशल ऑडिटर, एम्पेलमेंट ऑफ सोशल ऑडिटर विद SRO, competency and skill required for social auditor। सोशल ऑडिट का प्रोसेस बता रखा है, अकाउंटिंग सिस्टम है, सोशल ऑडिट रिपोर्ट कैसे मैनेज बनेगी, प्रिपेयर होगी, और चैलेंजेस रिलेटेड टू क्या क्या सोशल ऑडिट में चैलेंजेस आएंगे। चैप्टर 6 आ जाते हैं। चैप्टर 6 के अंदर हम कहते हैं कि सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बना रखा है, स्ट्रक्चर बना रखा है ऑडिट स्टैंडर्ड का, लाइक सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, सोशल ऑडिट स्टेट एंगेजमेंट है, स्कोप एरिया,
स्टेक होल्डर्स, सोशल ऑडिट एंगेजमेंट का एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन विद TCWG, those charged with governance, social audit quality control for social auditor and audit firm, social audit planning, understanding the entity and its environment, field level research, agency or other subject matter, social auditor response to assess risks, use of technology in social audit. चैप्टर 7 SIA के बारे में बताता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट बताता है हमें. चैप्टर 8 सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की केस स्टडीज है, ड्राफ्ट केस स्टडीज दे रखी है, उस पर डिस्कस करेंगे हम. चैप्टर 9 में डिस्क्लोजर नॉर्म्स, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर सोशल ऑडिटर एंड पेनल्टीज है. चैप्टर 9 में डिस्क्लोजर नॉर्म्स, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बाय सोशल ऑडिटर एंड पेनल्टीज दे रखी हैं. डिस्क्लोजर एज पर SEBI ICDR रेगुलेशन, डिस्क्लोजर नॉर्म्स अंडर SEBI LODR रेगुलेशन, पेनल्टी एज पर SEBI एक्ट, डिफरेंट बुक्स ऑल्सो बी मेंटेन्ड बाय एज पर SCRR 1957. एनेक्सर दे रखे हैं. चैप्टर 10 में टैक्सेशन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन्स, TG एग्जेम्पशंस मेंशन है. फिर की रेगुलेशन है चैप्टर 11 में, सकरा SCRA एक्ट 1956, SEBI एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996. ये रेगुलेशंस के बता रखे हैं इन्होंने में. SEBI स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन, SEBI प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया, SEBI प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन. अब इन्होंने लास्ट में ये भी दे रखा है हमें सिलेबस बताया कि किस किस क्या क्या वेटेज है. आप देखेंगे पहले चैप्टर जो 2 पार्ट में था, सोशल स्ट्रक्चर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट 4+4 मार्क्स का है, ट्रेडिंग क्लीन सेटलमेंट 4 मार्क्स का है, इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स का है, रजिस्ट्रेशन एंड लिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज 5 मार्क्स का, सोशल ऑडिट एंड सोशल ऑडिट 12 मार्क्स का, सोशल ऑडिट टेक्निक्स एंड स्टैंडर्ड 13 मार्क्स का, SIA 15 मार्क्स का, केस स्टडी 15 मार्क्स की, डिस्क्लोजर नॉर्म 10 मार्क्स का, टैक्सेशन 4 मार्क्स का, की रेगुलेशन 4 मार्क्स का. अब हम चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू सोशल सेक्टर एंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. ओवरव्यू लेते हैं हम इसका. लर्निंग का पहले ऑब्जेक्ट करते हैं. ये जो चैप्टर पढ़ने से क्या ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है हम लोग का. इसको पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा वेरियस एस्पेक्ट एंड टैक्सोनॉमीज ऑफ सोशल सेक्टर एंड ऑफ वेरियस सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया. जो भी चैप्टर की जो ऊपर की हेडिंग है, जो चैप्टर का नाम है, वही उसकी ऑब्जेक्ट है. तो अगर हम पहली लाइन पढ़ते हैं, ओवरव्यू ऑफ social sectors in Indian economy. The term social sector refers to all those activities which contribute to human capital formation and human development such as education, health, medical, water supply and sanitation, housing, etc. ये वो बताते हैं सोशल सेक्टर में वो सब एक्टिविटीज आ जाती है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नीड है, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकेयर, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, हाउसिंग. हर ह्यूमन के लिए, ह्यूमन पर्सन के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल केयर, आपका वाटर, सैनिटाइजेशन, हाउसिंग एक्सेट्रा. सोशल सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द थर्ड सेक्टर कंप्राइजिंग माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, नॉन स्टेट नॉन मार्केट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन इशू ऑफ डेवलपमेंट. सेक्शन 8 कंपनी, सोशल एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल वर्किंग ऑन फेलोशिप, collaborative, collective. The approach of social sector aim at addressing the gap in education, health, sanitation, housing, energy development, so on, focusing on the disadvantaged and vulnerable sector of the poor. अगला हम देखेंगे कंडक्टिंग रिसर्च बेस्ड अप्रोच. सोशल सेक्टर के क्या एम है, ऑब्जेक्ट क्या है, गैप को ख़त्म करना, research based advocacy and feeding into better information program across the sector spectrum of social sector, forming think tank organization with right based approach to address social issues. Further, social sector has been identified as important partner towards SDG 2030 agenda. SDG क्या है, सोशल डेवलपमेंट गोल्स, सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल्स. Member State of United Nations adopted the 2030 Agenda for Substantial Development in the year 2015. United Nations ने 2015 में ही 2030 एजेंडा अपना डिसाइड कर लिया था.
It is pledged as blueprint for peace and prosperity for the people and planet now and future. The said agenda has identified 17 goals for the developed as well developing countries. It urged all the nations to respond to this on urgent basis and recognize that ending poverty and other deprivation must go in hand with strategies that improve health and education. हेल्थ और एजुकेशन के लिए उन्होंने 17 गोल्स सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे. द सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल्स. थैंक यू सर. नाउ डिस्कस कर रहे हैं हम 17 सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल्स. लिस्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल्थ बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry innovation infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution, partnership for the goals. Life below water, जो पानी के नीचे के जितनी है उनके नीचे की लाइफ, और लाइफ ऑन लैंड, ह्यूमन और एनिमल्स, like this. Partnership for the goals के रिगार्डिंग पार्टनरशिप करना, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. अब हम 1.3 concept of social enterprise. Social enterprise have gained importance in the late 1990s in India, where their contribution towards social change has been recognized by different sectors. Social enterprise have been developing innovative models to address complex social problems. This term was formally introduced in India in 1981 with the establishment of Ashoka, after which various other models emerged like Selco Solar, Basics, Barefoot College, Arvind Eye Care and so on. Funding agencies and venture capital firms also started focusing on social enterprise after they recognized their role in social sector. Grassroots Innovation, Augment Network, Augment Fund, Intelcap, Wilgo, other funding organizations started their investment in social enterprise. Social enterprise can access not just grant and donation but also have access to social venture capital fund. Social enterprises का only grants और donation से ही नहीं है, उनका access social venture capital fund भी है. A social enterprise is a type of organization which aligns non-profit social mission with financial stability through commercial viability. With a legal mandate on CSR spending of 2% from a company net profit, many non-profit social enterprises are getting funding support. 2% का जो CSR का है compliance, उसके लिए many social enterprises support ले रही हैं जो है कंपनी से. Today multilateral agencies like companies, impact investors, incubators, accelerators, academic institutions, research agencies are contributing to social enterprises through funding and advisory support, research study and capacity building workshop, etc. Key features of social enterprises include: main aim of social enterprise is social or environmental cause. Key features है social enterprise के. मेन एम है सोशल एंटरप्राइजेस इसका इज द सोशल और एनवायरमेंटल कॉस्ट है. सोशल एंटरप्राइज का मेन एम, it has a revenue generating model where profits are earned through sale product of services. Revenue generated is invested back for a social cause. These enterprises operate like companies and have enterprise orientation. According to SEBI ICDR guidelines, a social enterprise means either a not-for-profit organization or for-profit social enterprise. That means the eligibility criteria specified in the SEBI ICDR guidelines. Eligibility condition for being identified as a social enterprise as per SEBI ICDR regulations. इसमें डिटेल क्राइटेरिया दिया गया है. चैप्टर 3 और 4 में इसका हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे इसको. सोशल एंटरप्राइज हैज बीन इन्वॉल्व इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. इन्होंने बताया कि सोशल एंटरप्राइजेज जो हैं वो इनमें से किसी एक चीज में इन्वॉल्व होनी चाहिए. एटलीस्ट eradicating hunger and poverty, malnutrition and inequality, promoting healthcare including mental health care, sanitization and making available safe drinking water, promoting education, employability and livelihoods,
promoting gender equality, empowerment of women and LGBTQIA plus communities, ensuring environmental sustainability, addressing climate change, including mitigation and adaptation, forest and wildlife conservation, protection of national heritage, art and culture, training to promote rural support, nationality recognized support, Paralympic support and Olympic supports, supporting incubators of social enterprise, supporting other platforms that strengthen the non-profit ecosystem in fundraising and capacity building. 10th point में इसमें promoting livelihood for rural and urban poor, including enhancing income of small and marginal farmers and workers in the non-farm sector. Slum area development, affordable housing, other intervention to build sustainable and resilient cities. Disaster management including relief, rehabilitation and reconstruction activity. Promotion of financial inclusion, facilitating access to land and property assets for disadvantaged communities. Bridging the digital divide in internet and mobile phone access, addressing issue of misinformation and data protection. Promoting welfare of migrants and displaced persons, any other area as identified both the board or government of India from time to time. इन सोशल एंटरप्राइजेस के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पार्ट ए के अंदर ये 17 पॉइंट्स बताए गए हैं और पार्ट बी के इन्होंने कहा है सोशल एंटरप्राइज shall target under-reserved or less privileged population of segments or regional recording lower performance in the development priorities of central or state government. There are different forms of social sector organization in India like trust, society, Section 8 company. There is no single regulatory body for this organization, as they are governed by the Act as per their registration, which is described as per the table mentioned. This implies that their accounting and reporting requirement also vary. इन्होंने जो है डिफरेंट मेथड बताए हैं. जो सोशल एंटरप्राइज होती है डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है और सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकती है. तीनों के क्राइटेरिया अलग अलग है, तीनों का रजिस्ट्रेशन का मेथड अलग है, अकाउंटिंग प्रोसीजर अलग है. अब देखिए हम तीनों का डिफरेंट मेथड दिए हैं. ट्रस्ट के, सोसाइटी को, सेक्शन 8 कंपनी के. ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें सबसे ट्रस्ट जो है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है चैरिटी करने के लिए. इन्होंने कहा कि इसमें क्या है, वन पार्टी होल्ड्स ऑनरशिप ओवर प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन. ट्रस्ट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन. इट इज एन एसेंस एंड अरेंजमेंट बिटवीन पार्टीज वेयर बाय वन पार्टी होल्ड ऑनरशिप ओवर प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन. Society, it is formed when collection of people come together for a common charitable purpose. It is not limited to charitable, but they may extend to multiple other fields. वैसे सोसाइटी अलग अलग तरीके से भी बनती है, जैसे लाइक RWA भी बनती है, अदर सोसाइटीज़ भी बनती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग रजिस्ट्रेशन होता है, अलग तरीका होता है. चैरिटेबल सोसाइटी होती है, RWA सोसाइटी होती है, एसोसिएशन की तरह ये काम करती है. सेक्शन 8 कंपनी होती है जो एमसीए में रजिस्टर होती है. इट इज़ अ कंपनी एस्टैब्लिश विद द पर्पस है इन इट्स ऑब्जेक्ट एंड प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन एनवायरमेंट और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट वेयर बाय एनी पीपल वेयर बाय दे अप्लाई एनी प्रॉफिट इन टू फर्दरिंग द ऑब्जेक्ट. मीनिंग हो गया ये. फिर गवर्निंग रेजुलेशन क्या है. ए ट्रस्ट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 1882 ऑफ द ट्रस्ट एक्ट. कुछ स्टेट्स के अंदर अलग से स्पेशल एक्ट बना रखा है इनका. गुजरात और महाराष्ट्र में अलग ट्रस्ट के लॉ है. सोसाइटी के अंदर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860, कंपनी एक्ट 2013, पहले 1956 था, अब 2013 है. रजिस्टर्ड एज ए ट्रस्ट जो होती है एनजीओ एनपीओ की तरह रजिस्टर्ड होती है. सोसाइटी भी एनजीओ एनपीओ की तरह होती है. कंपनी जो है वो भी एनजीओ एनपीओ की तरह होती है, बट दे एंजॉय ऑल द प्रिविलेज ऑफ ए लिमिटेड कंपनी विदाउट द नीड फॉर देम टू प्राइवेट. उनको क्या जरूरत नहीं होती प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की उसकी. इसमें क्या डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ट्रस्ट के अंदर ट्रस्ट डीड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट. रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, ट्रस्ट का ट्रस्ट डीड होती है. सोसाइटी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, रूल्स और रेगुलेशन होती है उसमें. और कंपनी के में एमओए और एओए होता है. रजिस्टरिंग अथॉरिटी क्या है, ऑफिशियल हैविंग जुडिशरी इन द स्टेट फॉर द ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन. जो भी रजिस्ट्रार होता है आपका, जो इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रार होता है वो
रजिस्ट्रार द डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, उसे रजिस्टर्ड अथॉरिटी होती है। रजिस्टर ऑफ द डिप्टी रजिस्ट्रार इन द पर्टिकुलर स्टेट विच इज टू बी रजिस्टर्ड सोसाइटी में भी होता है। एसडीएम ऑफिस, एसडीएम में रजिस्टर्ड होती है सोसाइटी, एसडीएम जो होता है वो आपका रजिस्ट्रार होता है इसका। और आरओसी में रजिस्टर ऑफ कंपनीज और रीजनल डायरेक्टर आपका होता है। मिनिमम मेंबर ट्रस्ट में 2 होते हैं, सोसाइटी में 7 होते हैं। जम्मू कश्मीर का स्पेशल केस है और तेलंगाना में 5 होते हैं। और आपका आरओसी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर एंड 2 शेयर होल्डर चाहिए होते हैं। एनुअल कंप्लायंस क्या है? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसका एनुअल कंप्लायंस है कि जो भी बैलेंस शीट फाइल होगी ऑडिटेड होगी, उसको आपका ट्रस्ट का होता है। सोसाइटी का क्या है? सोसाइटी में बैलेंस शीट प्लस नेम एक्यूमुलेशन एड्रेस ऑफ द मैनेजिंग कमेटी मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द रजिस्टर मैनुअली फाइल होते हैं। कंपनी को भी एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल होनी होती है। ये आपने तीनों देख लिया, तीनों के अंदर जो एनपीओ एनजीओ होती है उनमें क्या फ़र्क होता है। अब जो है हम टैक्सोनॉमीज पढ़ते हैं इनके। ये तीनों जो ट्रस्ट सोसाइटी एनपीओ, इनका टैक्स स्ट्रक्चर अलग है, इनके बेनिफिट्स जो हैं, बट जनरली जब ये 12A और 80G में रजिस्टर्ड होती हैं उनको नॉर्मली एक ही तरीके से कंसीडर होते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर इनको लेना है तो एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराना होता है इनको। अब टैक्सोनॉमी के डिस्कस करते हैं हम। प्राइमेसी ऑफ सोशल इंटेंट एंड इम्पैक्ट 1.4.1 इन इंडिया entities working for social causes can opt for legal form for among a variety that is available such as company for profit or section 8 company, society or partnership. Society intent and impact are the primary goal of the social enterprises, which is demonstrated through its focus on social objective for the under-reserved or less privileged population or इसका मीनिंग ये हो कि लेस प्रिविलेज पर्सन और अंडर सर्व पर्सन के लिए ही जो सोशल एंटरप्राइजेज होती हैं उनका मेन गोल होता है। द सोशल ऑब्जेक्टिव इज सेंटर्ड ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिलेवेंट टू टारगेट बेनिफिशियरी टू एक्सीलरेट ह्यूमन वेलफेयर। द एक्टिविटीज, इंटरवेंशंस एंड प्रोग्राम्स अडॉप्टेड बाय एंटरप्राइज आर इन लाइन टू एड्रेस द टारगेट बेनिफिशियरीज इन द टारगेट geography. An organization has a social intent when it serves social good, has a social mission, creates social value through social change. Building social capital has a social bottom line. Funds are raised and plans are made to make a difference to society. Making profit and redistribution of its profits among its board, staff, other stakeholders is not the intention of such an enterprise. मतलब जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स पर नहीं बटेगा, वो सोसाइटी के लिए ही यूज हुआ है। एडिशनल रिसोर्सेज इफ जनरेटेड आर री इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज टुवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्टिव। इन सिंपलिसिटी में अगर हम बात करते हैं, सोशल इम्पैक्ट कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑन पीपल एंड कम्युनिटीज दैट हैपन्स एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्शन और इनएक्शन, an activity, project, program or policy. A social enterprise will have a positive change on the primary and secondary stakeholders and society at large, which is called as social impact. Social enterprises जो है पॉजिटिव चेंज लेके आएगी प्राइमरी सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स एंड सोसाइटी पे जो सोशल इम्पैक्ट कहलाता है। For example, it can be seen through the delta change in the education level and rising rates of graduation in an under-reserved community, reduction in child malnutrition, increased biodiversity through a wasteland conservation program, etc. Social objective. Social objective क्या होता है? Social objective of an organization will denote that it is created, incorporated to serve a social good and has a social mission. Social objective क्या है? Social good, social mission. Social objective. Social objective of an organization will denote that it is created, incorporated to serve as a social good and has a social mission. Such an organization might be any of the legal entities as a society, trust, section 8 company. Such an organization creates social value through social change, building social capital and has a social bottom line. Thus, an enterprise having a financial bottom line as its objective, generating profit as it maintained, cannot possess a social objective.
Social objective is centered around creating products and services relevant to the target beneficiary to accelerate human welfare. The target beneficiaries are those populations who are vulnerable and have special needs or problems. The social objective will guide the formulation of activities, interventions, and programs in the line to address the target beneficiary in the target geography. Annexure 1 provides an illustrative list of areas and sub-areas for taxonomic classification of social objective. Social intervention. Social interventions are programs designed to deliver social benefits. ये एक प्रोग्राम होते हैं जो डिलीवर करते हैं सोशल बेनिफिट्स एंड डेवलप ह्यूमन कैपिटल ऑफ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप. सोशल इंटरवेंशन कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग. सोशल इंटरवेंशन का क्या हो सकते हैं? सोशल वेलफेयर हो सकते हैं, सेफ्टी नेट, social protection. Social intervention can cover programs in the area such as poverty alleviation, access to public health care, maternal, neonatal child care, access to financial services, access insurance and pension, job creation, technical and vocational skill development, refugee protection, and so on. Purpose of social intervention can be reducing symptoms, resolving problems, enhancing adaptive capabilities, and improving the overall psychological well-being of beneficiaries. Social intervention. अब कॉन्सेप्ट एंड टर्म्स इन सोशल सेक्टर इंटरवेंशन. कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट पॉवर्टी है, सेकंड सोशल डेवलपमेंट है, फिर सोशल कैपिटल है, स्टेक होल्डर्स है, सस्टेनेबिलिटी है, इनपुट, एक्टिविटीज, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट. सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं. अगर पहले पॉवर्टी हमने डिस्कस कर लिया. Poverty is a multi-dimensional concept focused on aspect more than lack of income. The United Nations elaborates definition of poverty as fundamentally poverty is denial of choices and opportunities, a violation of human dignity. It means a lack of basic capacity to participate effectively in society. It means not having enough to feed and clothe a family, not having school or children to go to, not having the land on which grow one's food or job to learn one living, not having access to credit. Social development क्या है इसमें? Social development is a process of achieving desired social change. Some of the common social development initiatives are in the area of housing, health, nutrition, education and training, livelihood opportunities, social security, social equality, social stability and social welfare. Social capital. Social capital organizations for economic cooperation and development design define social capital as network together with shared norms, values or understanding that facilitate cooperation within or among groups. Complementing this definition, the World Bank has defined this concept as social capital refers to institutions, relationships, norms that shape the equality and quantity of society's social interaction. There are numerous definitions of social capital where the common factor has been emphasized on social relation formed for productive benefits. Stakeholders. Stakeholders are defined as group or individual who can affect or is affected by the achievement of organization objective. The common group which are considered as stakeholders are customers, employees, shareholders, board members, local community, government, media and so on. Sustainability. Sustainability is a multidisciplinary concept encompassing social, environmental, and economic aspects. In 1987, the United Nations Brundtland Commission defines sustainability as meeting the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The environmental efforts emphasize on optimal use of natural resources, pollution intervention, biodiversity, and ecological health. The social welfare initiatives include standard of living, availability of education and jobs, and equal opportunity for all members of society. The economic factors covers economic growth, per capita income, national income, reducing cost, and investment to research and development. So, inputs are the resources that goes into the project or program to carry out the activities, which include human, financial, and material resources such as money, raw material, training, material, or technology and so on. Activity. The
initiative that an organization or project undertake to achieve the desired goal. For instance, providing vocational training to women to achieve the financial empowerment of women, providing financial aid to the poor patient to improve their health and productivity, and so on. Output क्या है? Output are the product service facility that immediately result from an organization or project activities. These are often expressed quantitatively. For example, number of women who attended the vocational training, number of vocational training sessions conducted, number of patients who received the financial aid for critical treatment, etc. Output का outcome क्या है? The short-term change, benefits, learning or other effects that result from what a project organization does, which are qualitative in nature and are an anticipated effect of the intervention. To take forward the previous example, an outcome of the human empowerment project will be an increase in the saving banks of the women, greater confidence to access credit from the financial institution. A last impact. Impact is a long-term ultimate goal which is achieved. It includes positive, negative, intended, unintended, long-term effects, commonly capturing change in social behaviors, social norms, etc. For example, development of self-confidence, self-esteem among women, improved productivity for patients after improved health condition. अभी सोशल इंटरवेंशन की उन्होंने मेथोडोलॉजी बताई है. मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल इंटरवेंशन. Social sector interventions are based on various factors such as belief, values, theoretical preference for social sector organization, transparency and trust among the social community workers, beneficiaries, and beliefs, culture and value of service use, and go on. There are 5 top methods used by social workers are mentioned. अब 5 methods कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं. Strength based and solution focused approach, narrative social work, group work, task center social work, care management. पहले केयर मैनेजमेंट की बात करें तो केयर मैनेजमेंट इट इज लिंक्ड मेनली विद कम्युनिटी केयर और स्पेसिफिक बेनिफिशियरी कम्युनिटी केयर इंस्टीट्यूट लाइक हेल्थ केयर इंटरवेंशन फॉर डिसेबिलिटी कम्युनिटी. स्ट्रेंथ बेस्ड एंड सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच. दिस मेथड लुक एट कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस, understanding strength of beneficiaries or resources available in that region, or focus on specific social problems that need to be resolved. These interventions include projects like watershed management project, entrepreneurship development program, etc. Third, narrative social work. This approach helps beneficiaries to discuss the problem and view it as external to themselves. It helps them to see its positively and negative effect. It can guide beneficiaries into discerning the causality of the problem and find solution themselves. This method is used in the area of personality development project, mental health initiative. Group work. This approach helps beneficiaries to discuss their problem and view at it as external to themselves. It helps them to see its positive and negative effects. Negative social or positive negative effect. It can guide beneficiaries into discerning the causality of the problem, find solution themselves. This method is used in the area of personality development project, mental health initiative. Fourth point, group work. In this methodology, an individual's social development is influenced by a group of effort. Members of the group look forward to achieve the same objective with collective endeavor. It helps individuals to enhance their social functioning. Some of the common initiatives with this methodology are formation of self-help groups, SHG group जिसे कहते हैं, help and sensitization awareness program, education program, and so on. Last time का task center social group. Task center social group method emphasize problem solving and evidence based practical approach. This method starts with defining the problem, establishing goal, achieving the. It gives measurable results and effective of the initiative can be evaluated. This methodology can be used across all the area of social development initiative if the problem is clearly defined by the social organization. अब inherent risk and errors faced during the social intervention. Social systems are complex and shaped by interaction among diverse and continuously changing stakeholders. Society keeps changing rapidly, leading to change in human behavior.
availability of resources, change in economy, change in government policies and intervention and so on. Social sector organizations find it difficult to keep up with the change and introduce innovative approach. Social sector organizations work in the wide range of areas like environmental sustainability, education, health, poverty, equality, child development, mental health, elderly and disability care, etc. These different sectors include a wide spectrum of stakeholders. Some of the risks faced by the social sector organization: first is strategic risk, and second is financial risk, third is operational risk, fourth is technology related risk, fifth regulatory risk, and sixth environmental risk. First is strategic risk. Many times social interventions are funding driven and lack proper vision and strategy to make it a long-term and sustainable. Financial risk: if social intervention is funding-driven, organization cannot continue with the intervention in the absence of funding. फंडिंग की प्रॉब्लम होती है तो भी एक फंडिंग भी एक रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क है. Many times so small social organizations do not expertise and resources for proper budgeting and financial management which affect the funding of organization. Operational risk हो गया. Social organization with limited resources and remuneration offered cannot employ highly qualified staff, which resulted in efficient management of the operation. At that time, organizations face issues like change in policy, disaster, lack of acceptance by beneficiaries, which hinders in the operation of the organization. Technology, time to time technology change होती है, वो भी एक risk है. With increased use of digital tools, it is crucial for the even social organization to adapt to digital practice. Social organizations with limited financial resources find it difficult to invest in digital tools. In many organizations, staff is not trained to use these digital tools and do not upgrade them with the changing scenario. Organizations working in remote areas do not have infrastructures, facilities like continuous electricity supply, internet, mobile network, cannot adapt digital practice. Regulatory risk: changes in CSR policy, provision of Schedule 7 of the Company Act, FCRA regulation, other government regulation may affect the existing funding intervention of social enterprise. Environmental risk: lots of environmental intervention like solar project, watershed management project, activity to enhance agriculture productivity and so on depend on environmental and climatic condition. Issues like climate change and global warming are affect the outcome and impact of this project. 1.6 chapter: International Standard Applicable for Social Development. In recent years, corporate social responsibility (CSR) has gained importance the international stage as an emerging format in business. Companies report their efforts towards sustainability through various international standards such as OECD guidelines for multinational enterprises, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, United Nations Global Compact, the Universal Declaration of Human Rights, and Global Reporting Initiative, etc. These international standards are voluntary guidelines and are subject to regulatory compliance. Challenges of comparability faced by social sector organization. Social sector organization in India vary in terms of registration and regulation. With the changes in registration, their objects, source of funding, utilization fund, and activity vary. Hence, it is difficult to compare the outcomes and impact created by social sector organizations. Outcome and impact of social initiative also depend on the service users. Social intervention often look at change in behavior, attitude, habit, and value which cannot be measured with quantitative indicators. There can be certain benchmarks which the organization can set, but most of the times these benchmarks are customized to specific social intervention. These cannot be applied across different social interventions to compare the outcomes. For instance, outcomes like improved self-esteem or enhanced social status are linked to social specific culture, social system and attitude of those beneficiaries. The change or improvement are captured in terms of situation prior to implementation of social intervention and post-social intervention. It cannot be compared with other group of beneficiaries coming from completely different social systems and cultures. Social sector landscape in India.
spectrum of development interventions. Economic development is not enough until it is accompanied with social justice and investment in infrastructure for social development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट और काफ़ी एनफ नहीं है जब तक कि सोशल जस्टिस और एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सोशल डेवलपमेंट के लिए. टुवर्ड्स दिस, इसके लिए देयर इज एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम एकेडमिशियंस, प्लानर्स, टेक्नोक्राफ्ट्स, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है इन द डेवलपमेंट सेक्टर. द डेवलपमेंट इंटरवेंशंस आर नाइदर अनडिसिप्लिनरी नॉर unidirectional. This they may appear to be at first sight. These interventions are interdisciplinary in approach and have a combination of method used. Adaptive method of interventions are guided by social organization value-based belief system and approach towards the issue to be addressed. An organization mission and vision statement along with theory of change document usually a good reflection for the same. Need of different type of development interventions. हमें किसकी डेवलपमेंट इंटरवेंशन की जरूरत होती है? In order to implement social interventions, various stakeholders are involved in the process. कुछ इलिस्ट्रेटिव लिस्ट दे रखी है हमें, जो है उस लिस्ट को अगर हम कंसिडर करेंगे, वो इलिस्ट्रेटिव लिस्ट क्या कहती है? डिफरेंट डेवलपमेंट इंटरवेंशन बाय वेरियस सोशल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट so they are characterized as specific type of intervention. All would use a combination of intervention methods. 1.83 में वो बता रहे हैं spectrum of stakeholders and their role in development landscape. In order to implement social intervention, various stakeholders are involved in the process. These stakeholders are either affecting the intervention through provisions of resources, implementing the intervention, acquiring required registration or licensing, or they are affected by the social intervention. Some of the stakeholders of intervention may be board members, employees, volunteers, local community, funders, government and beneficiaries. These stakeholders can be further categorized as internal and external stakeholders or direct or indirect holders. Indirect और direct stakeholders, indirect और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं देखते हैं. जो बाहर के होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा 1 मार्क्स का. इंटरनल स्टेक होल्डर्स इंक्लूड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप विच आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये इंटरनल होते हैं, सच एज एम्प्लॉय, बोर्ड मेंबर्स, कॉन्टैक्ट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयड. हाउएवर द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन से होंगे? जो इंटरनल का पार्ट नहीं होते, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता, बट दे कैन अफेक्ट और गेट अफेक्टेड बाय एक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फंडर्स जो होते हैं जिन्होंने फंडिंग करी है, गवर्नमेंट कंसल्टेंट्स, वॉलंटियर्स, beneficiaries, customers, etc. Direct and indirect shareholders. Direct stakeholders are directly involved in the social intervention or get directly affected by social intervention, whereas the indirect stakeholders are not directly involved in the social intervention, but they get affected by social intervention such as indirect beneficiaries, local community and local political leaders एक्सेट्रा. ये जो इन्होंने बताया इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे लोकल जो है लीडर हो गया, उसमें उनकी जो पॉलिसीज होती हैं उसके थ्रू भी इफेक्ट होते हैं. इन ऑर्डर टू ब्रिंग सोशल चेंज इट इज़ क्रूशियल दैट ऑल स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूट टू द सोशल इंटरवेंशन. ये डायरेक्ट और इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर में क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एम्प्लॉयज़, बोर्ड मेंबर्स, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं? तो आंसर इज नो. इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, तो टिक कर सकते हैं हम. 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. इंटर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, उसमें 4 पॉइंट दे सकते हैं. एम्प्लॉय, बोर्ड मेंबर, कॉन्ट्रैक्ट और जिसमें से फंडर्स कह देंगे. तो क्या ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स है? तो फंडर इसमें से आपको वो करना है फाइंड आउट द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. तो फंडर आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर. In order to bring social change, it is crucial that all stakeholders contribute to the social intervention. The achievement of the implementation is not only determined by a form of activity, but also by the implementation of organization and cooperation by various concerned parties. These stakeholders have different interests in activity of organization. Table 1.2
जो है हमें दे रखी है। बिलो एक्सप्लेन्स फ्यू स्टेक होल्डर एंड द इंटरेस्ट विद एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंटरवेंशन इन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये देखेंगे हम टेबल जो है 1.2 में, जैसे ये इन्होंने बताया टेबल 1.2 में यूथ है। यूथ क्या है हमारा, इंटरेस्ट इन प्रोग्राम का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्होंने स्टेक होल्डर इंटरेस्ट कौन सा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। डेवलपमेंट इंटरेस्ट इन एडवांस स्किल डेवलपमेंट। फंडर क्या है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स है। गवर्नमेंट का क्या है, अचीवमेंट ऑफ डेवलपमेंट गोल है। टीचर क्या है, टीचर को सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, अपनी स्किल बढ़ाने के लिए अपग्रेडेशन है। कंपनीज क्या है, ट्रेन फ्यूचर वर्कफोर्स है। पेरेंट्स ऑफ यूथ फील सिक्योर द चिल्ड्रन एंगेज मीनिंगफुली एंड नॉट लॉइटरिंग अराउंड। तो इन्होंने कहा है कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया एक्सप्लेन द स्टेक होल्डर इन द CSR इकोसिस्टम इन इंडिया। टेबल 1.3 दे रखी है। डोनर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट क्या है इनका रोल CSR में, expect return in terms of social impact from donation and investment made to achieve social objective. Implementing agency use CSR fund effectively to create social impact. Beneficiaries and users impacted by social interventions are expected to have positive intended social change. Regulatory and monetary authority offer various instruments to ensure efficient and effective CSR practice like tax exemptions, award schemes, certifications, issue of CSR compliance as well as voluntary guidelines, standard setting and information dissemination in guiding, training and implementing best practice and promoting partnership. Local administration उनका क्या CSR में रोल है, क्या है, developing partnership with companies and implementing agency to achieve common sustainable development goals. CSR professionals ensuring that company remains socially responsible and maximize effectiveness of CSR expenditure. उनका जो CSR expenditure मैक्सिमम हो। 1.9 पे अगर हम आते हैं, सोशल सेक्टर इन इक्विटीज, सेक्टरल थ्रस्ट। इन ऑर्डर टू सोशल सेक्टर देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस अक्रॉस सोशल डेवलपमेंट गोल्स। ईच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट विद इन ओन एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज और ए स्पेसिफिक ज्योग्राफी। These areas are the thrust areas which can be demarcated by the themes with education, women, empowerment or development, financial inclusion, etc. Within these themes can be hyper-localized sector thrust, learning amongst primary grade students in tribal pocket of XYZ taluka of ABC district. The performance of India is lowest in the area of no poverty, zero hunger and gender equity as shown in table 1.4. इन्होंने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट क्या है इनका, इन प्रायोरिटी में नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जेंडर इक्विटी। और इसमें इंडिया की जो है सेकंड जो दे रखी है रिलेटिवली लो, इसमें थोड़ा सा कम है इंडिया का परफॉर्मेंस। इसमें तो बिल्कुल परफॉर्मेंस द लोएस्ट है फर्स्ट वाले पॉइंट में। गुड हेल्थ में, वेल्थ में, क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल ही जो है थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, climate action, peace, justice, and strong institution. Niti Aayog has strategized 41 policies prior to assess the progress of social development goals and impact of pandemic COVID-19 on development initiatives. अब हम इस टेबल को देख लेते हैं। ओवर आर्चिंग पॉलिसी एरिया, शॉर्टलिस्ट पॉलिसी एरिया विद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर्सन, इन्होंने ये दे रखा ग्रोथ दे रखी है। जैसे शॉर्टलिस्टेड पॉलिसी एरिया विद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोमेंटम, ये वैसे कोई इतना वो नहीं है, इन्होंने जो है डाटा निकाला है SDG इन्वेस्टर मैप रिपोर्ट ऑफ इंडिया 2020 से इन्होंने सोर्स करा है और ये डाटा यहाँ पे पेश कर दिया है। अब हम जो है आगे देखते हैं इसके आगे, ये सब वही है। इन्होंने जो SDG अपने हम पीछे पढ़े हैं, जो 16 सोशल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके लिए बताया है कि कहाँ कहाँ क्या है, मेंशन कर रखा है। अब देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया allocated a significant amount of funds toward development initiative, giving more focus on health, education and infrastructure development and environmental initiative. The Ministry of Corporate Affairs (MC) have reported CSR spending in various sectors, which highlight the maximum CSR funds have been spent on health and sanitation, which is approximate 8706 crore, followed by education, differently abled and livelihood 8020.82 crore, and the areas like gender equality, women empowerment, old age homes, reducing inequalities, slum development need more funding support. ये सब डाटा जो है इन्होंने
मिनिस्ट्री MCA के जो है नेशनल CSR पोर्टल से निकाला है। AOF एनी अदर फंड, PMNR प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, GWOR जेंडर इक्वलिटी ह्यूमन एम्पावरमेंट। ये जो है क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, इन्होंने GWOR लिख दिया और उसके बारे में पूछ लिया कि GWOR 4 ऑप्शन दे दिए तो क्या है। ओल्ड एज होम्स, रिड्यूसिंग इक्वलिटीज, EAC एनवायरमेंटल एनिमल वेलफेयर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, EDL एजुकेशन डिफरेंटली एबल्ड लाइवलीहुड, अदर सेक्टर टेक्नोलॉजी incubators and benefit to armed forces and admin overhead, HNC heritage art and culture। अभी हमने जो है 1.91 जो है देखा था। Geographical trust, India is directly called a country of contrast. These parts pertains to not only the diversity in culture and landscape but more importantly the development indices of other states and regions. In India, some states indicate good performance through their development indicate across social development goals, while some are poor performance. The performance of the state based on SDG index is formulated using composite score for each state, union, territory computed by aggregating their performance across the SDG. Of the Indian states, 112 districts have been identified as aspirational district by Niti Aayog. The inter-regional and inter-regional disparities are seen in the poverty index, agricultural and industrial development, infrastructure development index, infant mortality index, etc. Social enterprises are focused to mitigate these development disparities through their programs, projects and activities. Technological trust. Technology is described as the application of specific scientific knowledge to human life. India has witnessed a boom in technology being available on the supply side in the area of agriculture, health, financial services, livelihood opportunities, education technology and production. STEM. Science, technology, engineering and medicine sectors are growing both as part of our economy as well as differentiated within social sector funding. However, the gap is seen favoring the male versus female, urban versus rural, rich versus poor, and the youth among the working population. This is creating imbalances and likely being called the new phase of inequality. The India government has launched e-governance, health ID, Jan Dhan Yojana, Jan Dhan Aadhaar, mobile, e-Kranti, e-Shram portal and so on, with the aim to have a deep, direct and positive impact on the health, livelihood, prospect, access to financial product and market accessibility. For instance, within the agriculture sector, remote sensing, unmanned aerial survey, each of us represent how technology can enhance agriculture and provide value-added services. Digital agriculture includes inclusion of artificial intelligence, machine learning, blockchain technology to benefit the farmers. While these technologies are available to challenge the reverse imbalance, adoption of technology is unlevel. A technology is reverse imbalance adoption of technology by beneficiary group that remains a challenge in India. This is exacerbated by the sectoral and geographical inequalities. The OECD defines the digital divide as a gap between individual, household, business and geographical area at different socio-economic level, but about both their opportunity to access information and communication technology and to use of the internet for a wide range of activities. अब जो है सेक्शन 2 आ गया हमारा IFS इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। पहला सेक्शन हमारा खत्म हो गया है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट IFS का इंट्रोडक्शन आ गया है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इनेबल एफिशिएंट ट्रांसफर एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। ये जो सोशल सेक्टर जो हमारा एग्जाम है, इसमें धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ते जाएंगे आपको थोड़ी देर नॉलेज होगी और धीरे धीरे आप इसके यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कुछ चीज़ें आपने पहले से नॉलेज में, तो आपको और इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। यूजर ऑफ फंड्स इंक्लूड गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड हाउस होल्ड हु सीक्स फंड टू रन देयर एक्टिविटीज। गवर्नमेंट, businesses, households also act as provider of यूजर भी है और प्रोवाइडर भी है। इंटरमीडिएट्स कौन है जो इनको प्रोवाइड करता है, सच एज बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज,
Among other, channelize the available surplus fund from lenders to the users. Financial market consists of various type of market: money market, security market, investor buyers of the security, issuer of security, user of fund, intermediary and regulatory bodies, SEBI, RBI, etc. अब टाइप्स ऑफ इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट बताई हमें। पहली मार्केट क्या है हमारी? मनी मार्केट। दूसरी कौन सी होगी? सिक्योरिटी मार्केट। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इंक्लूड्स इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड विद इन अ मैच्योरिटी फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर। एक दिन से लेके पूरे 1 साल तक की जो भी प्रोवाइड करते हैं मनी मार्केट में होता है। शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करती है मैच्योरिटी। टू द पर्पस ऑफ द मनी मार्केट इज टू इनेबल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज टू मीट शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स बाय बोरोइंग एंड लैंडिंग फ्रॉम ईच अदर। Money market security consists repo, reserve repo, reverse repo, CD certificate of deposit, treasury bill and commercial paper. Security market कौन सी है? The market in which security are issued, purchased by investors and subsequently transferred among investors is called the security market and capital market. Security market को हम capital market भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि security market क्या है, capital market क्या, दोनों क्या डिफरेंट है। सिक्योरिटी मार्केट का सेकंड नाम पूछ सकते हैं, दूसरे मार्केट कॉल एज, जैसे सेकेंडरी मार्केट पूछ लिया, कैपिटल मार्केट, तब जो आंसर होगा कैपिटल मार्केट होगा। द सिक्योरिटी मार्केट हैज 2 इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल सेगमेंट। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिक्योरिटी मार्केट के इंडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल सेगमेंट कौन से हैं? प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। द प्राइमरी मार्केट आल्सो कॉल्ड द न्यू इश्यू मार्केट इन विच इश्यूअर रेज कैपिटल बाय इशूइंग security to investors. Secondary market also called the stock exchange, and it facilitates trade in already issued securities, thereby enabling investors to exit from an investment or to accumulate more if it meet their expectations. इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करेंगे। इंटरमीडिएट्स कौन कौन है फाइनेंशियल मार्केट में? MII मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, कस्टोडियंस हैं इनके, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, AMC, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA, KYCRA जो हैं आपकी वो है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्रेडिट ब्यूरोज, ये सब आपकी जो हैं इंटरमीडिएट्स इन फाइनेंशियल मार्केट आते हैं। इसको एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वेयर द बायर एंड सेलर कैन मीट टू ट्रांसैक्ट देयर बिजनेस। आपको अब दूसरा पॉइंट क्या है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब आपको क्या बताया था? 3 चीज़ें होना, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज एंड थर्ड इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इन सबको तीनों को मिला के क्या कहते हैं? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। अब मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जहाँ बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और ट्रांजेक्शन करते हैं। डिपॉजिटरीज क्या होते हैं? डिपॉजिटरीज इज एन एंटिटी फैसिलिटेटिंग होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म and enable transfer of security by book entry. The main objective of depository is to provide maintenance of ownership or transfer record of security in an electronic book entry form. There are 2 depositories, CDSL and NSDL. ये क्वेश्चन आ सकता है CDSL and the depository provides its service to investor through its agent called depository participants. थर्ड है क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन परफॉर्म 3 मेन फंक्शन है। क्लीनिंग नाम से ही हो रहा है, क्लीयरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटिंग इन स्टॉक मार्केट एंड कैरिंग आउट रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। सेकंड है कस्टोडियंस। कस्टोडियंस क्या होते हैं? कस्टोडियन होल्ड सिक्योरिटी एंड मैनेज बैंक अकाउंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दे मैनेज द ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी and funds after a trade is made through the broker, and also maintain the accounts of security and fund. Custodian are also called as large bank. Stock brokers and authorized person. Stock brokers are member of stock exchange who act as an agent for clients and buyers.
clients and buys and sells the shares on their behalf in the market. ये एजेंट की तरह ट्रीट करते स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं और शेयर बाय और सेल करते हैं शेयर्स की मार्केट से ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट. और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन स्टॉक एक्सचेंज हैव टू कंडक्टेड थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स. बहुत सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं मार्केट में. ऑथोराइज पर्सन आर द एजेंट ऑफ ब्रोकर्स, previously referred to as stock brokers, are registered with the respective stock exchange. Authorized persons help in reaching the service of brokers to a large number of investors. थर्ड पॉइंट है हमारा स्टॉक ब्रोकर. ऑथराइज्ड पर्सन. स्टॉक ब्रोकर आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज who act as an agent for clients and buy and sell for shares on their behalf in the market from the market. All secondary market transactions on stock exchange have to be conducted through registered brokers. Authorized persons are also called as stock brokers. These are the sub brokers and are registered with the respective stock exchange. Authorized persons help in reaching the service of brokers to a large number of investors. Investment banks. Investment banks are financial entities that provide strategic advice to companies, governments, and others on their capital requirement and investment decisions and arrange raising such funds on terms that are most suitable to the company. The activity include advisory service for business expansion, project finance, merger and acquisition, investment value, amongst others. They charge a fees for their services. Insurance companies also act as a intermediaries. They pool in the surplus funds from the corporate and household and invest in social market. The large pool of funds mobilized by the insurance company act as a source of long-term funding for government and corporates. Pension fund. Pension funds are intermediaries who are authorized to take the contribution from the eligible individuals and invest these funds according to the direction of these contributors to create a retirement corpus. These funds provide a different option for investment of the contribution such as debt, equity, or combination of debt or equity. Investors select the type of fund depending on their ability to take risks and the requirement of returns. Assets management companies. Assets management company are investment and portfolio managers are the specialists who offer their service in selecting and managing a portfolio of security. AMC and portfolio management are permitted to offer securities that represent participation in a pool of money which is used to create the portfolio of mutual fund. Portfolio managers do not offer any security. Asset management company are permitted to offer. Okay, यहाँ पे फर्क आ रहा है. देखिए आप देखिए. Asset management company are permitted to offer securities that represent participation in a pool of money which is used to create the portfolio of mutual fund. And portfolio manager do not offer any security. यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि AMC company permitted to offer or which are the permitted to offer the security that represent participation in pool of money which is used to create the portfolio. So portfolio managers are do not offer. AMC are permitted to offer. The act on behalf of investors in creating and managing portfolio. Both assets management company and portfolio manager charge from the investor a fee for their services and may engage other security market intermediaries such as brokers, registrars, custodians in conducting their functions. Investment advisors. Investment advisors work with investors to help them to make a choice of security that they can buy based on the assessment of their needs, time horizon, return expectation, and ability to bear risk. They may also be involved in creating financial plans for investors, where they define the goal for which the investor need to save money and purpose appropriate investment strategies to meet the defined goals. Credit rating agencies look at the financial institution of the issuing entity and then rank their various instruments in terms of their ability to repay the debt and interest. Credit rating agency looked at the financial institution of the issuing entity and then rank their various instruments in terms of their ability to safely repay the debt and interest. They act an information bridge between the investor who might not understand the financial detail of the issues or might not have access to the required information. The credit rating provided by these agencies is a
simply wait to have an idea about the financial position of an entity and how this will affect an investment into it. KYC registration agency perform a significant task in the security market. They need to ensure a proper verification of investors who are putting their money into the various instruments is done through the KYC process. These KYC details are maintained by the KYC RA, KYC registration agency. Every time when an investor go to transact, they would not need to submit the same document. This can be same document again and again, and this document can be verified through detail maintained by the KYC registration agency. The record on the investors are maintained in the central database on behalf of various intermediaries, which can be fetched when required. Registrar and transfer agents. Registrar and transfer agents are the custodians of the investor data, both for fund houses or corporates. RTA are responsible to record and maintain data, both financial and non-financial, either in physical form or in electronic form. RTA also ensures smooth processing of investor requests, both financial and non-financial, such as mutual fund transaction requests, KYC data processing, corporate function on behalf of issuers, etc. NBFC and HFC Housing Finance Company. NBFC and Housing Finance Company are a route of our investor to assess fund for their needs. The Housing Finance Company provide housing loans that are long-term loan for purchasing property, and this ensures that the individual is able to finance their asset building activity. NBFC also provide finance for a wide variety of areas, ranging from personal loans to consumer durable loans like auto loans. These ensure that those who need money for personal purchase are able to have access to it. Credit bureaus or credit information companies keep the record of the loan serving behavior of the borrowers and then assign them a credit score on the basis of their history, reflect their overall position. A high credit score means a better situation for the borrower. They are more likely to get a loan as compared to someone with a low credit score. They form a crucial part of the entire system because they highlight the high risk faced by the lenders and help them to make the right lending decision. Types of investors, there can be various types of investors. Retail investors, institutional investors. Retail investor means an individual who invests, applies bids for a specific security for a value not more than 2 lakh. Institutional investors are the organization that invest large sum of money and employs special knowledge and investment skills. Institutional investors comprise domestic financial institutions, banks, insurance companies, mutual fund, FPI, mutual fund, foreign portfolio investors. FPI is established or incorporated outside India that purpose to make investment in India, and any other entity specified by the SEBI as an institutional investor. An investor other than retail investor, institutional investor, are called non-institutional investors. Accredited investors, the concept of a class of investors who have an understanding of various financial products and the risk return associated with them, and therefore are able to take informed decisions regarding their investment. It is recognized by many securities and financial market regulators around the globe. These investors are typically termed as accredited investors or qualified investors or professional investors. यहाँ हो सकता है कि accredited investors के also known as non-qualified investors, qualified investors, professional investors और non-qualified. Question may be asked it. इसमें क्वेश्चन आ सकता है रोल ऑफ issuers. Issuers are organizations that raise money by issuing securities. They may have short-term, long-term need for capital, and they issue securities based on their need, their ability to meet the obligation to the investor, and the cost they are willing to pay for the use of funds. Issuers are organizations that raise money by issuing securities. They may have short-term and long-term need for capital, and they issue securities based on their need, their ability to meet the obligation to the investor, and the cost they are willing to pay for the use of funds. Issuers of security have to be authorized by appropriate regulatory authority to raise money in the security market.
Issue of security in the primary market is made by different stakeholders such as central, state, or local government, PSU, private sector companies, banks, financial institutions, and non-banking financial companies and mutual funds. Financial market regulators. Ministry of Finance. Ministry of Finance अभी यहाँ पे जो है रेगुलेशंस जो है फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एमसीए, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए. फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेट एंड ओवरसीज द एक्टिविटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर. द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रेगुलेट द कैपिटल मार्केट एंड इट्स पार्टिसिपेंट्स. द मिनिस्ट्री इंडिकेट्स the ministry initiates discussion on reforms and oversees the implementation of law. Ministry of Corporate Affairs, MCA, regulates the functioning of corporate sector. The Company Act is the primary regulation which defines the setting of company, their functioning, audit and control. The issuance of security by companies is also subject to provision of Companies Act. RBI, the preamble of the RBI describes the basic function of Reserve Bank as to regulate the issue of banknotes, keeping of reserve with a view to securing monetary stability in India, and generally to operate the currency and credit system of country to its advantage. To have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of SEBI, Security and Exchange Board, is a statutory body appointed by the Act of Parliament, is the primary regulator of the security market in India. The preamble क्या है इनका? Preamble of SEBI describe the basic function of the SEBI as to protect the interest of investors in security and to promote the development of and to regulate the security market and for matters connected therewith or incidental thereto. IRDA also has a regulator, is the licensing authority for insurance company and define the capital and net worth requirement for insurance company. It ensures the adherence of insurance product to the rules laid down and define the rules for the terms and conditions of insurance contracts such as sum assured, surrender value, settlement of claims, nomination and assignment, insurable interest and others. It regulates the distribution of insurance products by laying down the qualification and training requirement of intermediaries and the payment of commission to distributors. Last, the PFRDA is the authority interested to act as a regulator of the pension sector in India. Under the PFRDA Act 2013, regulate the NPS and any other pension scheme specified under its ambit. It is responsible for registering the various institutions such as the fund manager, custodian, central record agency, trustee banks, and to define the parameter to their roles and their respect. Types of security market: equity, derivative, fund, fixed income, commodity, real estate, mutual funds. First है equity. Equity shares represent ownership in a company that entitles its shareholders in profit and rights to vote on the company affairs. Equity shareholders are the residual owner of the firm profit after other contractual claims on the firm are satisfied and have ultimate control over how the firm is operated. Investment in equity share reward investor in two-way dividend and capital appreciation. Derivatives are financial instruments whose value depend upon or derived from the value of other more basic underlying variables. These are traded both in the over-the-counter market and on exchange. The exchange-traded derivatives in India are future and option. Future contracts are agreement between a buyer and seller to buy or sell the underlying asset at a predetermined price or quantity or in a predetermined date. Options are contracts that give the holder the option, the right to buy or sell the underlying asset at predetermined price and in specific quantity at and or before the predetermined date. Futures options are also known as direct. Fixed income securities, debt instrument, also called fixed income instruments. A contract containing a promise to pay a stream of cash flow during the term of contract to the investor. The debt contract can be transferable. A feature is specified in the contract that permits its sale to another investor or non-transferable which prohibits sale to other party. A debt contract also establishes the financial requirement
and restriction that the borrower must meet the and write the holder of the debt instrument if the borrower default. Debt securities are issued by companies, municipalities, states, sovereign governments to raise money to finance a variety of projects and activities. Commodities. These are investment in real estate such as gold, silver, copper, agriculture produce, etc. as opposed to financial assets like stock and bonds. Commodity investment can be in the physical form, but in generally in the form of financial products such as commodity mutual funds, exchange traded funds, and commodity derivatives. Commodity ETF and mutual funds are suitable for retail investors. Real estate. Real estate is the largest asset class in the world. It offers significant diversification opportunities. Investors can invest into real estate with capital appreciation as an investment objective as well as to generate regular income by way of rent. It is usually a long-term investment. Real estate is classified into two subclasses: commercial real estate or residential real estate. Real estate investment often involve large commitment. Real estate funds and real estate investment trusts have emerged as a good option to enable investors to take exposure to this asset class with smaller outflow commitments. Mutual funds last. These are investment vehicles that pool together the funds collected from a large number of investors and invest these funds in a debt, equity and other asset classes according to specific mandate. Mutual funds are best suited for retail investors. अब ये जो वो है लिस्ट ऑफ एरियाज एंड सब एरियाज फॉर टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव. इन्होंने ये एरिया दे रखा है, ये सब एरिया दे रखा है. जैसे एरिया में इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, malnutrition, inequality, promoting health care including mental health, sanitation, making available safe drinking water. अब सब एरिया है एंड हंगर इंश्योर access by all people, in particular the poor and people in vulnerable situation including infants, to safe nutrition, sufficient food all year around. सब एरिया क्या है इनका? all form of malnutrition, address the nutritional needs to adolescent girls, pregnant and lactating women and older women. इन्होंने यहाँ पे ये सोर्स निकाला है जो आया हुआ है सेबी टेक्निकल ग्रुप रिपोर्ट है. फिर इन्होंने कहा है जो इरेडिकेटिंग एक्सट्रीमली पॉवर्टी फॉर ऑल पीपल एवरीवेयर, करंटली मेजर पीपल लिविंग लेस देन 1.25 a day. ये जो इन्होंने जो दे रखा है सेबी टेक्निकल ग्रुप रिपोर्ट सोर्स है ये. आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना यहाँ से बुक में से. पॉइंट दे रखा है प्रमोटिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड. ये सबके पॉइंट दे रखे क्या क्या इनका जो है एरियाज दे रखे हैं, फिर सब एरियाज दे रखे हैं. ये इन्होंने फिर एनेक्सर 2 आ गया आपका डेवलपमेंट इनिशिएटिव का. कि सर्विस डिलीवरी क्या है इनकी, हेल्थ कैंप, वैक्सीनेशन ड्राइव. एग्जांपल जैसे पल्स पोलियो का इन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव से कंपेन करा. इसका मेन आउटपुट क्या था? रिडक्शन इन पोलियो केसेस. स्टेक होल्डर कौन कौन से? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, NGOs, रोटरी क्लब. स्पेशलाइज सर्जरी का इन्होंने क्या किया? एक नया स्माइल ट्रेन इंडिया. इसका आउटपुट क्या? क्लेफ्ट पेरिक सर्जरीज, चिल्ड्रन विद कैफे. इसका आउटपुट ये था. फिर इन्होंने स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट फॉर अंडर सर्व पॉपुलेशन. उसका एग्जांपल सीजनेबल स्कूल चला हो गए. सेंटर फॉर नोमैडिक माइग्रेंट चिल्ड्रन. और इसका आउटपुट क्या हुआ? सकरशाला फॉर शुगर केन लेबर. जो शुगर केन की लेबर है उनके लिए सकरशाला फॉर शुगर केन लेबरर्स. लर्निंग कंपेनियंस एकलव्य. और इनका जो है की स्टॉक शुगर फैक्ट्री, फार्मर्स, पेरेंट्स, गवर्नमेंट. स्किल्ड एंड ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर एग्जाम्पल टाटा स्ट्राइक, प्राइवेट ITI इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. फिर इनका आउटपुट क्या है? इनका स्किलिंग, अपस्किलिंग, लाइवलीहुड एनहेंसमेंट एंड इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी. NGO, NSGC, यूथ जो है स्टेक होल्डर्स हो गए. इकोसिस्टम एडवोकेसी है. ये इन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. साधन इंजन SRO एग्जाम्पल हो गया. इन्होंने जो है इस तरीके से इन्होंने बना रखा है.
ये होगी टाइप ऑफ इंटरवेंशन है, एग्जांपल दे दिया, आउटपुट होगा स्टेक होल्डर्स के नाम हो गए। ये आपका है डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो इन्होंने बताया है। ये भी सब सोर्सेज इन्होंने बनाए हैं, सोर्सेज देख सकते हैं। अब इसमें जो है इनोवेशन इन सोशल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल देखा बिजनेस इंक्यूबेटर्स, स्टार्टर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेंचर सेंटर ऑफ एनसीएल, कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोसिस्टम ऑफ इन्वेस्टर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, सोसाइटी एट लार्ज, थिंक टैंक, पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एक्शन लैब, आउटपुट ग्लोबल रिसर्च सेंटर, की स्टेकहोल्डर, गवर्नमेंट, सोशल एंटरप्राइज, मल्टीलेटरल एजेंसीज। ये सब हो गया। अब ये कुछ जो है बुक्स में इन्होंने 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सोशल एंटरप्राइज हैव एक्सेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सोशल वेंचर कैपिटल फंड एंड डोनेशन बोथ और नो। अब आप देखेंगे सोशल एंटरप्राइज हैव एक्सेस टू डोनेशन और एसवीसी। Second question, to be identified as social enterprise, a non-profit organization or a profit social enterprise shall establish primacy of social intention. इंटेंट होना चाहिए, सबसे सोशल इंटेंशन होनी चाहिए। फर्स्ट हो गया, विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन सच एज ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ट्रू, दे आर गवर्न अंडर एन एक्ट एज पर their registration, they are governed under SEBI, no, they are governed under company act, yes, there is no single regulatory body for this. The second and fourth होना चाहिए, they are governed under an act as per their registration, there is no single regulatory body for their registration. स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी एंड क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, अभी हमने डिस्कस किया था, ये तीनों मिला के ही मनी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस है। अभी हमारा पहला चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। माय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।